Hello students, I am Mrs. Rekha Gupta from Government VYT PG Autonomous College Dol, and today I am giving my video lecture on gas chromatography. So what is gas chromatography? Gas chromatography is one of the chromatographic technique which is used for the separation of volatile organic compounds. ऐसे कंपाउंड्स जो कि वोलाटाइल होते हैं, जिन्हें वेपोराइज्ड स्टेट में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, उनके मिक्सचर के सेपरेशन के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं. गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ कॉमनली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक and which is used in many research and industrial laboratories also for quality control and for identification and quantitation of compound which is present in the mixture. It is also frequently used technique in the environmental and forensic laboratories because it allows the detection of very small quantities of the sample. बहुत small quantity में भी अगर हमारा sample present है तो भी हम उसे आसानी से इस टेक्निक के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं. As the name suggests, gas chromatography. So here we use the gas. यहाँ हम गैस का यूज़ करते हैं as the mobile phase. That's why this type of chromatography is known as gas chromatography. Now what are the types of gas chromatography? गैस क्रोमेटोग्राफी को उनमें पाए जाने वाले स्टेशनरी फेज के आधार पर दो टाइप्स में बांटा जा सकता है. गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी. गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और मोबाइल फेज गैस होगा, जबकि गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, जबकि मोबाइल फेज जो है वो यहाँ पर भी गैस होगा. तो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी. नाउ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी. The equilibrium for gas chromatography is partitioning, and the component of the sample will partition or distribute between these two phases, the stationary phase and the mobile phase. The compound that have the greater affinity for the stationary phase spend more time in the column and thus elevate later and have a longer retention time than the sample that have the higher affinity for the mobile phase. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसे समझें तो गैस क्रोमेटोग्राफी में हम देखते हैं कि जो मिक्सचर का जो सेपरेशन है वो पार्टीशनिंग जो है वो दो अलग अलग फेज जो हमारे स्टेशनरी फेज और लिक्विड फेज में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर होती है. किसी भी क्रोमेटोग्राफी में हम देखते हैं कि दो फेजेस होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल फेज. ठीक वैसे ही गैस क्रोमेटोग्राफी में भी दो फेजेस होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल फेज. तो हमारा जो मिक्सचर का जो कंपोनेंट है इन दो फेजेस में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, उसकी एफिनिटी के आधार पर होता है. मान लीजिए कि कोई कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए ज़्यादा है और किसी कंपोनेंट की एफिनिटी हमारे मोबाइल फेज के लिए ज़्यादा है. तो जिस कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए ज़्यादा है, इट स्पेंड मोर टाइम इन द कॉलम. वो कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रिटेन रहेगा और धीरे 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 उसका सेपरेशन होगा और उसका रिटेंशन टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी बाद में एलिवेट होगा. लेकिन अगर जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है उसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के लिए ज़्यादा है तो वो काफ़ी फास्टली जो है वो मोबाइल फेज के साथ जो है वो कॉलम में ट्रैवल करेगा और बहुत ही जल्दी वो एलिवेट हो जाएगा फ्रॉम दी कॉलम और उसका जो रिटेंशन टाइम है वो शॉर्ट होगा. तो उसका जो हमको पिक है वो पहले मिलेगा एज कम्पेयर टू दी अदर कंपोनेंट जिसका रिटेंशन टाइम जो है वो ज़्यादा है. तो ये जो एफिनिटी है अलग अलग फेजेस के लिए कंपोनेंट की जो एफिनिटी है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट. उनका नेचर कैसा है, उनकी पोलैरिटी कैसी है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है. तो इस कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर उनकी जो एफिनिटी होगी हमारे अलग अलग फेजेस के लिए वो अलग अलग होती हैं, जिसके आधार पर सेपरेशन जो होता है वो किया जाता है. अब जो सेपरेशन हमारा होता है कॉलम के अंदर, तो कॉलम से जैसे ही एलिवेट बाहर आता है तो जो एलिवेट जो है या जो कंपोनेंट पहले एलिवेट होगा उसका जो रिटेंशन टाइम है वो कम होगा, शॉर्ट होगा, और जो बाद में एलिवेट होगा उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा. तो जो पिक हमें पहले मिलेगा उसका रिटेंशन टाइम जो है वो कम होगा और जो पिक हमें बाद में मिलेगा उसका रिटेंशन टाइम जो है वो ज़्यादा होगा.
तो इस रिटेंशन टाइम के बेसिस पर हम उस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द रिटेंशन टाइम ऑफ दैट कंपोनेंट इन द स्टैंडर्ड टेबल। जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं उससे हम कंपेयर करके हमारे सैंपल में जो प्रेजेंट कंपोनेंट है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। नाउ द इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम देखते हैं अलग अलग पार्ट्स या कंपोनेंट गैस क्रोमेटोग्राफी में कितने पार्ट होते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी। ये है आपका कैरियर गैस का सिलेंडर है। दिस इज द फ्लो कंट्रोलर, इंजेक्टर पोर्ट एंड दिस इज द कॉलम। कॉलम के चारों तरफ ये बॉक्स है जो कि ओवन कहलाता है। ये ओवन के अंदर हमारा कॉलम होता है। ये जुड़ा होता है डिटेक्टर से और डिटेक्टर जो है वो कनेक्टेड होता है रिकॉर्डर से। तो कैरियर गैस जो है इसमें हम गैसेस भरी होती है जो हमारी मोबाइल फेस की तरह काम करती हैं। और फ्लो कंट्रोलर जो है उनके रेट को किस रेट से उनको पास करना है कॉलम में उसे ये रेगुलेट करते हैं। इंजेक्टर पोर्ट जहाँ से सैंपल को इंजेक्ट कराया जाता है और कॉलम जहाँ पर सेपरेशन होता है और जो भी सेपरेटेड इलवेट है वो सबसे पहले जाते हैं डिटेक्टर में और वो उसे सेंस करके उसे डिटेक्ट करते हैं एंड देन उनको फिर रिकॉर्डर की सहायता से उन्हें फिर एनालिसिस किया जाता है। अब हम एक एक पार्ट अगर देखें तो सबसे पहला होता है कैरियर गैस। कैरियर गैस हम इस तरह का लेते हैं जो कि इनर्ट होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बेसिस पर हम कैरियर गैस को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए डेट इज़ इट शुड बी केमिकली इनर्ट ताकि वो हमारे सैंपल से कोई रिएक्शन ना कर सके। जनरली जो कॉमनली हम लेते हैं इनर्ट गैसेस दे आर नाइट्रोजन, हीलियम, ऑर्गन एक्सेट्रा। सबसे ज़्यादा हीलियम को ही प्रिफर किया जाता है। एंड द चॉइस ऑफ कैरियर गैस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द type of detector which we used in the gas chromatography. कैरियर गैस सिस्टम के साथ कुछ मॉलिकुलर सिव्स लगे होते हैं जो कि उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़, वाटर वेपर की इम्प्योरिटीज़ है या कुछ दूसरी इम्प्योरिटीज़ है, उनको वो रिमूव करते हैं। नाउ द सैंपल इंजेक्शन पोर्ट। द मोस्ट कॉमन इंजेक्शन मेथड इज micro syringe method which is used to inject the sample through the rubber septum into a flash vaporizer port at the head of the column. The temperature of the sample port is usually above 50 degrees centigrade, higher than the boiling point of the least volatile component of the sample. जो इंजेक्शन पोर्ट के थ्रू हम माइक्रो सिरिंज से हम जो सैंपल को इंसर्ट करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इनसाइड द कॉलम, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा कॉलम के टेम्परेचर से भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि जैसे ही हमने सैंपल को इसमें इंट्रोड्यूस कराया इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फॉर्म या गैशियस फॉर्म। सो दिस इज द डायग्राम विच शोज द इंजेक्टर सिस्टम किस तरह का रहता है। ये रबर सेप्टम है जहाँ से सैंपल को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। दिस इज द कैरियर गैस इनलेट जहाँ से कैरियर गैस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एंड दिस इज द कॉलम, यहाँ से कॉलम स्टार्ट होता है और जैसे ही सैंपल इंजेक्ट होता है ये कैरियर गैस के साथ मिक्सचर फॉर्म करता है। एंड चूंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई होता है तो ये आसानी से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरा बाहर से मेटल ब्लॉक से कवर्ड होता है ताकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा जा सके। नाउ द कॉलम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम विच वी यूज्ड इन द गैस क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। जनरली इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और ये यू शेप या कॉइल्ड होता है। कॉलम हम दो प्रकार के यूज़ कर सकते हैं, जैसा पैक्ड कॉलम एंड कैपिलरी कॉलम। पैक्ड कॉलम्स कंटेन द फाइनली डिवाइडेड inert support material which is coated with the liquid stationary phase. कॉलम के अंदर अगर आप देखें उनकी जो वॉल है उसमें कोटिंग होती है लिक्विड स्टेशनरी फेज के और उस तरह का जो कॉलम है वो कहलाता है पैक्ड कॉलम। इसके अलावा जो दूसरे टाइप का कॉलम है डेट इज़ कैपिलरी कॉलम। कैपिलरी कॉलम का जो डायमीटर है काफ़ी कम होता है, काफ़ी पतली होती हैं और ये दो प्रकार की हो सकती हैं, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर और सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर, SCOT एंड WCOT। अब इन दोनों प्रकार के जो कॉलम हैं इनमें से बेस्ट माना जाता है कैपिलरी कॉलम को बिकॉज दे आर मोर एफिशिएंट देन दी पैक्ड कॉलम, क्योंकि इसमें लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत ही फास्ट सेपरेशन हमको मिलता है।
नाउ द डिटेक्टर्स भी जो है हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इलेवेटेड कंपोनेंट को आसानी से सेंस करते हैं और उनको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ताकि उन्हें हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। कई तरह के डिटेक्टर्स जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं। जनरली इन्हें दो प्रकार में बांटा गया है, एक है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट डिटेक्टर और दूसरा होता है मास फ्लो डिपेंडेंट डिटेक्टर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो डिटेक्टर है, it is related to the concentration of the solute which is present which is passes in the detector and it will not destroy our sample। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सैंपल को डिस्ट्रॉय नहीं करता और ये कंसंट्रेशन से रिलेटेड होता है, कितना कंसंट्रेशन हमारे डिटेक्टर में पास हो रहा है या एंटर कर रहा है। जबकि मास फ्लो डिपेंडेंट डिटेक्टर है, दे यूजुअली डिस्ट्रॉय द सैंपल बट दे रिलेटेड टू द रेट एट विच द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंटर द डिटेक्टर। किस रेट से या किस स्पीड से वो डिटेक्टर में एंटर कर रहे हैं, कितना फास्टली जा रहा है या कितना स्लो जा रहा है, तो उस रेट को ये आइडेंटिफाई करते हैं और उनके डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिटेक्टर्स विच वी कैन यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसमें पहला एग्जांपल है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिटेक्टर। ये डायग्राम हम देख रहे हैं, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर शो कर रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 इनलेट होते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए, दिस इज़ फॉर एयर और ऑक्सीजन फॉर कंबशन एंड दिस इज़ फॉर द कॉलम इलेवेट, जो कॉलम से हमको सैंपल मिल रहा है उसके लिए है। तो व्हेन इट मिक्सेस विद दिस हाइड्रोजन एंड एयर इट बर्न इन दिस फ्लेम बर्न होगी। यहाँ पर जो हमारा इलेवेट है वो बर्न होगा, इट विल बर्न दी और ब्रेक डाउन दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच इज़ प्रेजेंट इन अवर कंपोनेंट, और जो हमारा सैंपल है वो उसमें प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन या कह सकते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उनको वो बर्न करेगा, जिसकी वजह से आयंस प्रोड्यूस होते हैं और ये आयंस जो है वो कलेक्ट होते हैं इन इलेक्ट्रोड्स पर। दीज आर द इलेक्ट्रोड्स जहाँ पर उनका कलेक्शन होता है एंड देन इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इसे डिटेक्ट किया जाता है और फिर फर्दर इसे एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर की सहायता से हम इसे फर्दर स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ द वेरी कॉमन टाइप ऑफ आयोनाइजेशन डिटेक्टर। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है कि इट विल डिस्ट्रॉय अवर सैंपल और डिकम्पोज अवर सैंपल, क्योंकि ये हमारे सैंपल को पूरी तरह बर्न कर देता है, तो इसमें हमारा सैंपल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। बट एडवांटेज ये है इसका कि इट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव मेथड फॉर डिटेक्शन। बहुत जल्दी ये बहुत कम अमाउंट में भी अगर सैंपल है तो उसे आसानी से वो डिटेक्ट कर सकता है। नाउ दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डिटेक्टर which is used in gas chromatography, that is known as mass spectrometry detector। जब इसे हम गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ कंबाइंड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसे GCMS कहा जाता है, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इट इज़ ऑल्सो कंबाइंड विद दिस कॉलम। यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस इज़ द कंप्लीट गैस क्रोमेटोग्राफ, जहाँ पर ये कैरियर गैस का इनलेट है, इंजेक्टर पॉइंट है, फिर दिस इज़ कॉलम एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वंस द कंपोनेंट ऑफ द कॉलम लीव द गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम, वंस द कंपोनेंट passes इन दिस मास स्पेक्ट्रोमीट्री, दे आर आयोनाइज्ड बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पर जैसे ये एंटर करता है या आयोनाइज हो जाता है एंड देन बाय यूजिंग द आइदर बाय केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन सोर्सेज के थ्रू ये आयोनाइज हो जाता है। दिस आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल आर देन एक्सेलरेटेड through mass ionizer and then they are separated on the basis of mass to charge ratio। ठीक है, जैसे ये आयोनाइज हो गया उसको एक्सेलरेट किया गया और उसके बाद फिर इसको मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर इसको डिटेक्ट किया जाता है। सो इट इज़ द टाइप ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, काफ़ी जगहों पर गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा और आसान जो एप्लीकेशन है बायोमॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनके सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ हमारे जो बायोलॉजिकल सैंपल होते हैं, जैसे हमारा जो यूरिन सैंपल है उसमें भी अमाइनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन, उनके सेपरेशन के लिए, जो कि हम क्लिनिकल डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ
लेवल ऑफ ड्रग या अदर मेटाबोलाइट्स इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड में प्रेजेंट ड्रग्स या दूसरे मेटाबोलाइट का कंसंट्रेशन या उनका जो अमाउंट है उसको चेक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा केमिकल प्रोडक्ट के कंपोजिशन को एनालाइज करने के लिए उसकी क्वालिटी टेस्टिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन को चेक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर में पेस्टिसाइड का लेवल कितना है, इसको डिटेक्ट करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन दी फॉरेंसिक साइंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। जो हमारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन वगैरह है उनको एनालाइज करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नाउ दी एडवांटेजेस। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका जो सेपरेशन का टाइम है काफ़ी कम होता है, बहुत फास्ट सेपरेशन होता है, स्पीडली सेपरेशन होता है, कुछ ही मिनटों में हमारा जो मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ दी लॉन्गर कॉलम एंड हायर वेलोसिटी ऑफ कैरियर गैस। कैरियर गैस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जो काफ़ी फास्ट मूव करती है कॉलम के अंदर, और कॉलम भी जो है हमारे काफ़ी लॉन्ग होते हैं जिनमें बहुत ही फास्ट सेपरेशन होता है, तो इसकी वजह से हमारा जो सेपरेशन टाइम है वो कम लगता है। फिर वेरी सेंसिटिव टेक्निक, बहुत स्मॉल अमाउंट में भी अगर सैंपल है तो हम उसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी बेस्ट होता है क्योंकि यह बहुत ही रिलायबल टेक्निक है और बहुत ही कंटिन्यूसली इसको रन किया जा सकता है। इसके अलावा जो वोलाटाइल कंपाउंड है उनके लिए काफ़ी आसानी से हम इसको सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशंस, कुछ ड्रॉबैक या लिमिटेशन है इसके, जैसे कि हम कह सकते हैं कि केवल ऐसे कंपाउंड जो कि हम हाई टेम्परेचर पे जो स्टेबल हो सकते हैं उन्हीं के सेपरेशन के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं, और ऐसे कंपाउंड जो वोलाटाइल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते या जिनको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, उनके लिए हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा केवल सॉल्ट फ्री जो कंपाउंड है, जो सैंपल है, उनके लिए ही इसे यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द रेफरेंस फॉर माय स्लाइड प्रिपरेशन। Thank you for watching and listening my lecture. Thank you.